बच्चों लोग, हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसको सीखेंगे। तो हम लोग 6 लिगेंड केस में स्प्लिटिंग कैसे होता है आपको समझा चुके हैं। ठीक है, 6 लिगेंड केस में आपका डी ऑर्बिटल स्प्लिट कैसे होता है, डी सब सेल। ठीक है, आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक, उसके बाद हम लोग CFAC यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो CFD का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया गया उसको हम लोग सीखना है आज। तो सबसे पहले ध्यान देना, आप लोग जब चैप्टर सॉलिड स्टेट कवर करोगे, ठीक है, तो जब आप लोग सॉलिड स्टेट पढ़ते हो तो ध्यान देना, तो सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ाया जाता है दो स्पेशल स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर में ठीक है, आप लोग दो स्ट्रक्चर का नाम सुने होंगे, स्पाइनल एंड इनवर्स स्पाइनल। स्पाइनल एंड इनवर्स स्पाइनल, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? लॉजिक इसके यानी इन दोनों स्ट्रक्चर को बनने के पीछे लॉजिक क्या होता है? इसका लॉजिक CFAC से ड्राइव होगा, यानी इसका कहीं ना कहीं इसके बनने के बिहाइंड जो रीजन है वो CFAC होता है। CFAC का फुल फॉर्म क्या होता है जी? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ध्यान देना, होता क्या है कि आपका स्पाइनल या फिर इनवर्स स्पाइनल दोनों का एक स्ट्रक्चर का एक कॉमन फार्मूला होता है, AB2O4। AB2O4, ठीक है, ये कॉमन फार्मूला होता है। अब ध्यान देना, इसमें अल्टीमेटली होता क्या है कि ऑक्साइड आयन 4 होता है, फॉर्मूला चेक करो। ठीक है, जो A होता है, A पे चार्ज +2 होता है, A पे चार्ज +2 होता है और उसका नंबर 1 होता है। ठीक है, और B+3 जो होता है उसका नंबर 3, B पे चार्ज +3 होता है और उसका नंबर 2 होता है। यानी आपके एक लैटिस सेल में 4 ऑक्साइड होगा, एक A+2 होगा और 3 B और 2 B+3 होता है और 2 B+3 होता है। ठीक है, तो पॉइंट आता है कि आखिर ये स्ट्रक्चर खुद को कैसे अडॉप्ट करता है। ध्यान देना, जो आपका ऑक्साइड है, जो ऑक्साइड आयन है वो फॉर्म करता है FCC। ठीक है, जो ऑक्साइड आयन है वो फॉर्म करेगा FCC का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? फेस सेंटर क्यूबिक। क्या होता है? फेस सेंटर क्यूबिक। यानी जो ऑक्साइड आयन है वो फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो जो ऑक्साइड आयन होगा वो फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर को क्या करेगा? अडॉप्ट करेगा। ठीक है, तो वो फॉर्म करता है FCC। अब ध्यान देना, जो B+, अब इसमें आखिर A+2 और B+3 का पोजीशन क्या होता है, ध्यान सुनना। तो जो A+2 आयन होता है वो ऑक्यूपाई करता है टेट्राहेड्रल बॉन्ड को। ठीक है, आपको पता है कि FCC में टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना होता है? तो FCC में आपको पता होना चाहिए कि 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड होता है, 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड होता है और 4 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होता है, 4 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, बोला क्या गया कि जो स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है उसमें होता है A+2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड को ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 8 वर्ड को ड्रॉ किया गया है, तो टोटल वर्ड का नंबर 8 है, उसमें से 1 पोजीशन पे A+2 ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, सिमिलरली हम B+3 का बात करते हैं, तो B+3 क्या होता है? स्पाइनल स्ट्रक्चर में होता क्या है कि B+3 ऑक्यूपाई करता है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड को। ठीक है, चूंकि B+3 का नंबर 2 है तो B+3 2 वर्ड को ऑक्यूपाई करेगा। तो आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड का नंबर 4 होता है, तो 4 में से 2 पोजीशन पे क्या होगा? B+3 ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये हो गया स्पाइनल स्ट्रक्चर का डिटेल्स। ठीक है, हम बात करते हैं अगर इनवर्स स्पाइनल का, उसमें ध्यान देना, जो ऑक्साइड आयन है वो फॉर्म करता है FCC, ऑक्साइड आयन फॉर्म करेगा FCC। ठीक, तो ऑक्साइड आयन अगर FCC फॉर्म करता है तो ध्यान दोगे, तो ऑक्साइड आयन फॉर्म कर रहा है FCC। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि आपका जो B+3 और A+2 में यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे पोजीशन एक्सचेंज होता है। यानी आपका जो टेट्राहेड्रल वर्ड में A+2 है और जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में जो B+3 आयन है
उसमें पोजीशन का एक्सचेंज होता है, यानी ये यहाँ आपस में क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, यानी खुद के पोजीशन को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, यानी a+2 यहाँ आ जाएगा और b+3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। तो यानी होता है क्या है कि इनवर्स स्पाइरल में होता है क्या कि b+3 चला जाता है टेट्राहेड्रल बॉन्ड में। ठीक है, और जो a+2 था टेट्राहेड्रल बॉन्ड में, वो आ जाता है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में, आ जाता है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में। ठीक, अब ध्यान देना, इसके बिहाइंड रीजन क्या समझे ध्यान से आप, तो ध्यान दोगे, अगर आप लॉजिकली देखोगे तो साइज में आपको पता होना चाहिए कि साइज में जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड होता है छोटा होता है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड से, यानी ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड का साइज लार्ज होता है एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली अगर साइज देखोगे तो a+2 इन b+3 में बड़ा किसका होगा, तो +2 n +3 में आपको बड़ा जो लार्ज साइज का होता है वो +2 n क्या होगा, लार्ज साइज का होगा एज कम्पेयर टू +3 n। तो b+3 n जो होगा वो a+2 से छोटा होगा। ठीक है, अब अगर लॉजिक से देखोगे तो ध्यान देना, आपका जो लार्ज आयन है, जो बड़ा आयन है, वो कहाँ जाना चाहिए, तो बड़ा जो बिगर आयन है, बिगर आयन कौन है, a+2, तो a+2 जाना चाहिए बड़े बॉन्ड में, यानी a+2 शुड बी लोकेटेड टू ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, यानी a+2 का पोजीशन ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड जाना चाहिए, और b+3 कहाँ जाना चाहिए, टेट्राहेड्रल बॉन्ड में, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं होता। आप स्पाइनल फिगर देखोगे तो स्पाइनल फिगर में आपका b+3 जाना चाहिए था टेट्राहेड्रल बॉन्ड में, लेकिन ये ऑक्यूपाई करा ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड को, इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन क्या होता है, तो ध्यान देना, इसका रीजन होता है ड्यू टू हाई CFAC एनर्जी। आपको पता है कि b+3 आयन और a+2 आयन में अब हम लोग बात किए थे, तो आपको पता है कि जिसका चार्ज ज़्यादा होता है उसमें CFAC ज़्यादा निकलता है। ठीक है, तो आपका जो स्प्लिटिंग होता है ना, स्प्लिटिंग हम लोग बात किए थे, स्प्लिटिंग पे जो स्प्लिटिंग होता है वो कहीं ना कहीं इस b+3 पे डिपेंड करता है, यानी चार्ज पे डिपेंड करता है। तो हम अगर बात करते हैं कि स्प्लिटिंग किस पे ज़्यादा होगा, तो ध्यान देना, तो हम लोग बात किए थे डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग का। तो ये 5 जो डी ऑर्बिटल होता है ये स्प्लिट करता है किसमें, ये हो गया आपका T2G और ये हो गया आपका EG सेट। ठीक है, तो इसमें जो स्प्लिटिंग होता है, यहाँ पे इस स्प्लिटिंग का जो वैल्यू होता है ये डिपेंड करता है चार्ज पे। चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा, और जितना स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा उतना ही आपको पता है कि CFAC क्या होता है। अगर डेल्टा नोट इंक्रीज करेगा तो CFAC क्या होता है, CFAC भी बढ़ेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि जो b+3 आयन था, जो आपका b+3 आयन है, तो b+3 आने के केस में आपका डेल्टा बढ़ेगा, डेल्टा ज़्यादा बढ़ेगा। तो b+3 आने वाले केस में क्या होता है, डेल्टा ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो CFAC क्या होगा, CFAC बढ़ेगा। ठीक, तो CFAC बढ़ेगा, तो ध्यान देना क्यों बढ़ेगा, तो CFAC बढ़ेगा इसलिए क्या होता है कि b+3 आयन कहाँ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होता है वो कौन बनाता है, तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड को 6 ऑक्साइड आयन मिलकर बना रहा है, 6 ऑक्साइड आयन मिलके ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड को फॉर्म करता है। ठीक है, तो जो ऑक्साइड आयन बना रहा है बॉन्ड को, ये बिहेव करता है एज ए वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, एज ए वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो जो 6 ऑक्साइड है वो, यानी जो ऑक्साइड आयन होगा वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ऑक्साइड आयन को वीक लिगेंड मानना। तो 6 लिगेंड के केस में अगर a+2 और b+3 को लेना हो तो 6 लिगेंड के पास कौन सा आयन आना चाहेगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड को बनाएगा कौन, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड को बनाता है 4 ऑक्साइड आयन। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड को बनाता है 6 ऑक्साइड आयन। तो ऑक्साइड आयन बिहेव करता है जो वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, तो जो हायर चार्ज का मेटल है वो ऑक्यूपाई करना चाहेगा जहाँ पे लिगेंड ज़्यादा हो, इसलिए b+3 कहाँ जाता है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में जाएगा। ठीक है, टू गेन CFAC। अब ध्यान देना,
इनवर्स स्माइल में क्या क्या होता है, तो गौर करना, इनवर्स स्माइल कब बनता है, तो जब B+3 आयन Fe+3 होगा ना, यानी B+3 जो आयन है अगर Fe+3 होता है, यानी D5 केस, इस केस में आपका सिस्टम अडॉप्ट करता है इनवर्स स्माइल को। ऐसा क्यों होता है ध्यान दोगे, ऐसा क्यों होता है ध्यान देना। जब हम CFC निकालना सीखे थे तो गौर करना, अगर आपके पास D5 केस होता है ना, आपका D5 केस होता है, D5 केस, और उस केस में हम लोग का लिगेंड कैसा होगा, वीक फील्ड अगर होगा, यहाँ ध्यान देना, ये देखो वीक फील्ड लिगेंड का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे कि अगर D5 केस होगा और वीक फील्ड होगा, उसमें CFC क्या होता है, 0 होता है, यानी वीक फील्ड लिगेंड में D5 केस में CFC का वैल्यू 0 होता है, यानी इस केस में ध्यान देना। तो अगर मान लेते हैं कि वीक फील्ड ऑक्साइड, आपका जो ऑक्साइड आयन है वीक फील्ड लिगेंड है, और इस केस में अगर Rn+3 यानी B+3 अगर Rn+3 होगा, उस केस में क्या होगा, आपका CFC का वैल्यू क्या होगा, आपका CFC का वैल्यू 0 होगा, यानी CFC से के कारण कोई भी आपको एनर्जी का कोई भी गेन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो CFC का गेन नहीं मिलने के कारण क्या क्या होगा, उस केस में क्या होता है, उस केस में B+3 का कोई कंपल्सन नहीं है कि उसको बड़े वार्ड में रहना है। उस केस में होता क्या है, फिर जब उसको दिख रहा है B+3 को कि मेरे को कोई CFC का गेन नहीं मिलेगा, उस तो तब होता क्या है कि जो बिगर आयन है, बिगर आयन मतलब A+2, बिगर आयन का मतलब A+2, ठीक है। तो A+2 जो बिगर आयन है वो खुद को लोकेट करता है बड़े वार्ड में, यानी ऑक्टाहेड्रल वार्ड में चला जाएगा। तो A+2 टेट्राहेड्रल वार्ड को छोड़ के ऑक्टाहेड्रल वार्ड में चला जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि B+3 को कोई गेन नहीं मिल रहा था। अल्टीमेटली क्या होता है कि इनवर्स स्पाइनल में फिगर में होगा क्या कि एक जो A+2 है वो सिंगल B+3 से एक्सचेंज करके पोजीशन को चेंज कर लेता है, यानी आपका A+2 B+3 के साथ एक्सचेंज कर लेगा और अपने आप को बिगर वार्ड में लोकेट करेगा, ठीक है। ऐसा होने का लॉजिक अब फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि B+3 अगर Rn+3 होगा, उस केस में आपका फिगर बनता है इनवर्स स्पाइनल। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अगर Fe+3 होगा मतलब D5 केस, इस केस में CFC का वैल्यू 0 है, तो आपको सिस्टम को CFC का गेन तो हो नहीं रहा है। तो CFC का गेन जब नहीं होगा तो सिस्टम क्या करेगा, बड़े आयन को बड़े वार्ड में लोकेट कर देगा, यानी A+2 का जो पोजीशन है वो टेट्राहेड्रल से ऑक्टाहेड्रल में चेंज कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ जो आपका B+3 था उसको टेट्राहेड्रल वार्ड में चेंज कर दिया गया है। तो इस तरह से आप इनवर्स स्पाइनल एन स्पाइनल स्ट्रक्चर के सिस्टम को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इसे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये आपका पहला एप्लीकेशन रहेगा CFC का, फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगा CFC का, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो, इसमें कोई डाउट आप लोगों को, चलो, नहीं, नो सर। ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ CFT रहेगा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ध्यान देना, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स के पीछे लॉजिक दिया जाता है DD ट्रांजिशन। क्या दिया जाता है, DD ट्रांजिशन। आपको पता है कि लिगेंड्स क्या करता है, लिगेंड क्या करता है, डी ऑर्बिटल को दो पार्ट में ब्रेक करता है, दो डी ऑर्बिटल को दो पार्ट में स्प्लिट करता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ चुके हो कि आपका जो डी ऑर्बिटल का सेट होता है इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड क्या होता है, दो पार्ट में स्प्लिट होता है, ठीक है। तो आप लोग एक को बता चुके हम लोग क्या, T2G लेवल, और एक को बोलते हैं हम लोग EG लेवल, T2G एंड EG लेवल, ठीक है। ये दो पार्ट में स्प्लिट होता है आपका। अब ध्यान देना, जो T2G लेवल है उसका एनर्जी क्या होता है, लो होता है, तो उसको हम बोलेंगे लो एनर्जी लेवल। और EG का लेवल क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग HEL यानी हाई एनर्जी लेवल। तो T2G क्या होगा, लो एनर्जी लेवल, और EG क्या होगा, हाई एनर्जी लेवल, ठीक है। अब ध्यान देना,
तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर तो ध्यान देना, आप लोग पढ़े हो कि जो व्हाइट लाइट कंसिस्ट होता है उसमें 7 कलर होता है, ठीक है, उसको शॉर्ट में बोलते हैं विबग्योर, ठीक है। तो ध्यान दोगे आपका जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 कलर है, क्या क्या, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ये सातों कलर मिलके कौन सा कलर बनाएगा, तो व्हाइट कलर बनाता है, ये व्हाइट कलर को फॉर्म करता है, ठीक। अब ध्यान देना एक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर उस कलर को बोलते हैं जिसके कॉम्बिनेशन से आप व्हाइट कलर प्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब दो ऐसा कलर जिसके कॉम्बिनेशन से आप व्हाइट कलर को प्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है। जैसे मान लो कि कलर ए है एंड कलर बी है, इन दोनों को तुम अगर ऐड करोगे तो आपको व्हाइट कलर बनना चाहिए, आपको व्हाइट कलर बनना चाहिए, तब हम बोलेंगे ए और बी ये दोनों कलर आपस में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, ठीक है। अब ध्यान दोगे, अब ध्यान देना आपको, अगर हम देखते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ना, जैसे मान लो यहाँ पे रेड, यहाँ पे जो भी अपोजिट में है जैसे रेड और ग्रीन, ये दोनों आपस में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब दोनों को तुम मिलाओगे तो व्हाइट बनेगा। सिमिलरली यहाँ जो अपोजिट में आपको दिख रहा होगा वायलेट और येलो, ये आपस में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इन दोनों को मिलाने से हमको मिलेगा व्हाइट कलर, ठीक है। सिमिलरली जो ब्लू है, ब्लू के अपोजिट में क्या है, ऑरेंज है, तो ब्लू और ऑरेंज को हम बोलते हैं कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, क्या है कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, यानी ब्लू और ऑरेंज को मिलाएंगे तो क्या कलर बनेगा, व्हाइट कलर बनता है, ठीक है। और यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे एक इंडिगो कलर दिख रहा है आपको, तो इंडिगो का अपोजिट में ऐसा कुछ है नहीं, तो हम ऐसा बोल देते हैं इंडिगो का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसका कलर का नाम उसका नाम रखेंगे हम लोग ऑरेंज एंड येलो, क्योंकि ये ऑरेंज येलो के बीच में आता है ना, इसका नाम रख देंगे हम लोग ऑरेंज एंड येलो, इंडिगो का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। अब ध्यान दोगे, अगर हम बात करते हैं कि VIBGYOR यानी विबग्योर, यहाँ पे जो 7 कलर का कॉम्बिनेशन है इससे बनता है व्हाइट कलर, इससे बनता है व्हाइट कलर। अब ध्यान देना जो वॉलेट कलर है, ये वॉलेट और येलो मिला के क्या बनता है, ये भी बनता है व्हाइट कलर, तो वॉलेट प्लस येलो बनाई, वॉलेट प्लस येलो को भी हम देखेंगे तो वो भी बनाएगा क्या, व्हाइट बनाएगा। तो आप देखोगे कहीं गौर करके, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम वॉलेट को हटा दें तो यहाँ पे बचा हुआ जो कलर विबग्योर का है क्या क्या है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये मिलके क्या बनाएगा, ये मिलके बनाएगा येलो कलर। फिर समझो इस बात को, विबग्योर का 7 कलर था, 7 कलर में का कॉम्बिनेशन व्हाइट का कॉम्बिनेशन क्या था, व्हाइट कलर था। अगर मान लेते हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि वॉलेट प्लस येलो जो कलर है ये बना रहा है व्हाइट कलर, ठीक है। इसका मतलब जो बाकी विबग्योर में वॉलेट को छोड़ दो तो बाकी जो 6 कलर है उसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए येलो कलर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप बता सकते हो कि किस कलर से क्या बन सकता है। ध्यान देना, जैसे अगर आपसे बोल रहे हैं कि विबग्योर में से अगर मान लेते हैं कि हम ब्लू कलर को हटाते हैं, अगर हम ब्लू कलर को हटा देते हैं तो बाकी कलर मिलके क्या बनाएगा, तो ध्यान देना ब्लू को आप अगर रिमूव कर रहे हो, ब्लू को आप अगर रिमूव करोगे तो बाकी बचा है क्या होगा, बाकी बचेगा वॉलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो देखो ब्लू का अपोजिट में क्या है, तो ब्लू का अपोजिट में ऑरेंज है, तो ब्लू का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ऑरेंज है, ठीक है। तो ध्यान देना जब भी किसी कलर को आप रिमूव करते हो आपके व्हाइट कलर में से, तो जो बाकी बचा हुआ जो कलर है ना, बाकी बचा हुआ जो कलर है उस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर प्रोड्यूस करता है। ये चीज ध्यान देना, अगर किसी एक कलर को आप रिमूव करते हो व्हाइट लाइट से तो बाकी जो बचा हुआ कलर है वो उस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर प्रोड्यूस करता है, इसी को ध्यान देना आप, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम ग्रीन कलर को रिमूव करते हैं तो बाकी बचा हुआ कलर क्या कलर बनाएगा, तो बाकी बचा हुआ कलर बनाएगा रेड कलर, ठीक है। यानी जिस कलर को भी आप हटाओगे सिस्टम से तो बाकी जो बचा हुआ कलर है उस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर प्रोड्यूस करता है सिस्टम में, उस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर प्रोड्यूस करेगा सिस्टम में, ठीक है।
अब ध्यान दोगे तो होता क्या है कि आपको पता है कि जब भी आप लिगेंड का फील्ड होता है तो लिगेंड का फील्ड क्या करता है, आपके डी सबसेल के ऑर्बिटल्स को दो पार्ट में बांटता है। एक होता है Eg और एक होता है T2G। ठीक है, T2G को हम बोलते हैं लो एनर्जी लेवल, क्या बोलेंगे, लो एनर्जी लेवल, और Eg को बोलते हैं हम लोग हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर मान लेते हैं और यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होता है, यहाँ पे जो एनर्जी का जो स्प्लिटिंग है उसको बोलते हैं डेल्टा नोट। नोट मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग। अब होता क्या है, ये जो स्प्लिटिंग है, ये जो स्प्लिटिंग है यानी जो एनर्जी का जो गैप है, जो एनर्जी का जो गैप है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है लिगेंड के स्ट्रेंथ पे। जितना लिगेंड स्ट्रॉन्गर होता है उतना स्प्लिटिंग क्या है, ज़्यादा करेगा, उतना स्प्लिटिंग क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। ये चीज़ ध्यान देना। अब ध्यान देना, तो अगर मान लेते हैं कि आपके सिस्टम में अगर अगर T2G में अगर एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन्स अगर होगा, ठीक है, आपको हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि T2G लेवल जो है लो एनर्जी लेवल होता है, इसका एनर्जी लो होता है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अगर होगा, ठीक है, और आपका हायर जो एनर्जी लेवल है उससे पोजीशन खाली होना चाहिए, उससे पोजीशन खाली होना चाहिए। कंडीशन ध्यान सुनना, जिस बात का हम ट्रांजिशन का बात कर रहे हैं उसके लिए क्या बोला गया है कि T2G में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कम से कम क्या होगा, आपके सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो डी ट्रांजिशन शो करने का कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है, ध्यान देना, कि आपका आपका कम से कम T2G लेवल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो लो एनर्जी लेवल में कम से कम इलेक्ट्रॉन होने के लिए कंडीशन क्या है कि आपका जो सिस्टम है वो D0 तो नहीं होना चाहिए। इन डी में इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो कुछ नहीं देख सकते हो आप, तो कम से कम डी में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अब डी में इलेक्ट्रॉन होगा यानी आपके लो एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे जब इसमें कोई तुम लाइट डालोगे, मान लेते हैं कि कोई सनलाइट हम डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि जो एनर्जी ऑब्जॉर्व होना चाहिए, एनर्जी ऑब्जॉर्व होगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके ऊपर जंप करेगा। तो ऊपर जंप करने के लिए आपके हाई एनर्जी लेवल में पोजीशन यानी जो स्पेस है खाली होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हाई एनर्जी लेवल में स्पेस खाली होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आपका D10 नहीं होना चाहिए, D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए। यानी डी ट्रांजिशन शो करने के लिए आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है D0 नहीं होना चाहिए एंड D10 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी डी ट्रांजिशन कब शो करता है, तो D1 से लेकर D9 तक में शो करेगा। बात समझ में आ गया। अब ध्यान देना, अब जब इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट होगा और हमें जूम कर रहे हैं कि व्हाइट लाइट का कलर इसको एक्साइट कर रहा है, तो मान लेते हैं कि जो भी कलर के एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके साइड करेगा तो बाकी कलर ऑब्जॉर्व नहीं करेगा। अगर मान लेते हैं कि वॉयलेट कलर को ऑब्जॉर्व कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ये वॉयलेट कलर को ऑब्जॉर्व करके साइटेशन में जा रहा है, तो बाकी बचा कलर ऑब्जॉर्व नहीं होगा। ऑब्जॉर्व नहीं होगा तो ये मेरे आई के पास पहुंचेगा, तो मेरे आई के पास पहुंचेगा तो कौन सा कलर बनाएगा जी, तो जो लाइट ऑब्जॉर्व हो रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर प्रोड्यूस होगा। यानी अगर वायलेट लाइट अगर ऑब्जॉर्व होता है सिस्टम में तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा येलो कलर। ठीक है, आपको दिखेगा येलो कलर। ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए आपको। तो जो भी लाइट ऑब्जॉर्व होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डी ट्रांजिशन। तो जो भी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कलर शो करता है ड्यू टू दिस ट्रांजिशन। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कॉम्प्लेक्स कलर क्यों शो करता है, तो आपको सिंपल रीजन देना, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ठीक है, फ्रॉम टी टू जी लेवल टू Eg लेवल। और इस प्रोसेस में जो कलर अब्जॉर्ब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखेगा। ठीक, अब ध्यान दोगे इस पॉइंट पे ध्यान देना आप लोग को है। तो अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना, तो यहाँ जो एनर्जी का जो गैप है ना, तो कहीं ना कहीं जो स्प्रेडिंग वैल्यू है या एनर्जी का जो गैप है ना वो डिपेंड करता है लिगेंड के स्ट्रेंथ पे। लिगेंड जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही स्प्रेडिंग क्या हो ज़्यादा होगा, उतना ही एनर्जी का गैप क्या हो ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर एनर्जी का गैप ज़्यादा होगा
तो आपको जो फोटोन अब्जॉर्ब कर रहे हो उसका फ्रीक्वेंसी उसका भी एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पे तुम गैप को बढ़ाओगे तो ऊपर एक्साइड करने के लिए आपका एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। आपका एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज करना पड़ेगा फोटोन का। तो कहीं ना कहीं एनर्जी का जो गैप होगा वो फोटोन की एनर्जी के प्रोपोर्शन होगा। आपको पता है जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है उसको आप लिख सकते हो एच इंटू न्यू लिख सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगा वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल टू होगा फ्रीक्वेंसी। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, तो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। तो कहीं ना कहीं वही लिखा हुआ है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है वो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्व के प्रोपोर्शन होगा। तो कहीं ना कहीं अगर फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्व को लिखा रहेगा तो उसको आप डायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से कंपेयर कर सकते हो। जितना स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा उतना ही क्या होगा, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा, एनर्जी का जो गैप होगा वो ज़्यादा होगा, आपके एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा उसका प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, और आपके फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्व के भी क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और लेमडा इंटू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा इक्वल टू क्या होता है, स्पीड। तो और ये कांस्टेंट होता था क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और लेमडा में रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हाई होगा उतना ही लेमडा क्या होगा, लेमडा लो होगा। किसका, अब्जॉर्ब फोटोन का। जो फोटोन अब्जॉर्ब हो रहा है उसका मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो फोटोन अब्जॉर्ब हो रहा होगा उसका फ्रीक्वेंसी जितना हाई होगा उतना ही उसका एनर्जी हाई होगा, उतना ही एनर्जी का गैप ज़्यादा होगा, उतना ही स्पीडिंग ज़्यादा होगा, और उतना ही लिगेंड जो होगा आपका स्ट्रॉन्गर होगा। यानी कहीं ना कहीं जो लिगेंड का स्ट्रेंथ है उसको अब्जॉर्ब फोटोन के फ्रीक्वेंसी से लिंक कर सकते हो। ठीक है, आपको जो दिख रहा है उस पर नहीं। जैसे मान लें कि अगर वॉलेट अब्जॉर्ब हो रहा है तो आपको दिखेगा क्या, आपको दिखेगा येलो कलर। तो येलो से कोई लिंक नहीं है, लिंक है वॉलेट से। जो फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब हो रहा है उससे लिंक करना आपको है। तो जो जितना फ्रीक्वेंसी हाई होगा जो अब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी, उतना ही लिगेंड का स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। यानी इसको मैं सिर्फ शॉर्ट में बोल सकते हैं, जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है वो फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब के क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है, और लेमडा के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। लेमडा अब्जॉर्ब के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, ये ध्यान देना है। अब इस कॉन्सेप्ट पे क्या था, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके जेई मेन में। तो जेई मेन में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, मैं ध्यान देना। उसमें बोला हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, उसमें उसमें बोला हुआ था, ध्यान देना, कि आपका एक एक मेटल है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, आपका एक मेटल है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है विद लिगेंड के साथ, और 6 लिगेंड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान दोगे तो यहाँ बोला गया कि लिगेंड L1 के साथ कॉम्प्लेक्स बन रहा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर लिगेंड L2 है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लिगेंड L3 है, L4 है, L5 है, L6 है, L7 है। तो 7 अलग अलग आपके पास 7 टाइप का लिगेंड मैं दिया हूँ, उनके साथ ये मेटल कॉम्प्लेक्स बना सकता है। अब बोला क्या हुआ है कि हर कॉम्प्लेक्स में, हर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, जैसे मान ले कि जो L1 के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा उसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्ब्ड है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्ब यानी जो फ्रीक्वेंसी तुम ऑब्जॉर्ब कर रहे हो वो है, तो वो तो दिया हुआ तुमको, वो दिया हुआ है ग्रीन कलर का, वो दिया हुआ है किस कलर का, ग्रीन कलर का। ठीक, लेकिन L2 के साथ कौन सा कलर ऑब्जॉर्ब कर रहा है, तो लेकिन L2 के साथ ऑब्जॉर्ब कर रहा है रेड कलर। लेकिन L3 में क्या कलर ऑब्जॉर्ब कर रहा है, इंडिगो। लेकिन L4 में क्या कलर ऑब्जॉर्ब कर रहा है, तो बोला गया है वॉलेट कलर। ठीक है, लेकिन L4 में वॉलेट, लेकिन L5 में ब्लू कलर है, लेकिन L6 में कैसा कलर है, येलो कलर है, लेकिन L7 में कैसा कलर है, ऑरेंज कलर है। ठीक है, ये जो मेटल है अलग अलग टाइप के लिगेंड के साथ क्या कलर ऑब्जॉर्ब करने वाला बता दिया गया है। तो आपको बोला गया है आपको जो लिगेंड L1 से L2 L3 जो भी लिगेंड्स है उसको स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो क्वेश्चन क्या है, अरेंज अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। यहाँ पे आपके पास 7 लिगेंड है, L1 L2 L3 L4 L5 जो भी है,
इसको इसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे। ध्यान बच्चे चलो, इस क्वेश्चन में आप देखना ध्यान से। आपको पता है कि विवयो जो कंपोनेंट है, इसमें फ्रीक्वेंसी किसका हाई होता है, ध्यान देना। तो विवयो के कॉम्बिनेशन में इधर का तो फ्रीक्वेंसी हाई होता जाता है, यानी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका होता है, वायलेट लाइट का, ठीक है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका होगा, वायलेट का, फिर इंडिगो का, फिर ब्लू का, फिर ग्रीन का, फिर येलो का, फिर ऑरेंज का, फिर रेड का। ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर। अब ध्यान देना यहाँ पे, तो इसको फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मैं लिख दे रहा हूँ, तो ध्यान देना। तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग लिगेंड को मैं अरेंज कर दे रहा हूँ बस आपके लिए। तो वायलेट लाइट के लिए कौन सा लिगेंड है जी, L4, ठीक है। सिमिलरली इंडिगो लाइट के लिए कौन सा लिगेंड है, L3। ब्लू लाइट के लिए कौन सा लिगेंड है, L5। ग्रीन के लिए कौन सा लिगेंड है, L1। येलो के लिए कौन सा लिगेंड है जी, L6। ऑरेंज के लिए लिगेंड कौन सा होगा, L7। और रेड, जो आपका रेड है उसके लिगेंड कौन सा होगा, L2। तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग लिगेंड का स्ट्रेंथ होता है, लिगेंड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो पहले होगा L4, L3, L5, L1, L6, L7, L2। ये होगा आपका लिगेंड के स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो आपको होपफुली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान दोगे इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान सुनना। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, फिर से कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, फिर से एक मेटल है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, लेकिन अब जो केस में है, इस बार वाले केस में ध्यान देना, आपको जो कलर अब्जॉर्ब हुआ वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी हम ऑब्जॉर्व किए हैं वो फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, जो आपको कलर दिख रहा हो वो दिया हुआ है, ठीक है। इस केस में अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मान लेते हैं कि लिगेंड L1 के साथ आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, यानी विजिबल जो कलर है वो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, लेकिन L2 में आपको येलो कलर दिख रहा है, लेकिन L3 में जो है आपको वायलेट कलर दिख रहा है, ठीक है। और लेकिन L4 में आपको रेड कलर दिख रहा है, ठीक है। तो आपको जो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, जो फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब हुआ आपको नहीं बता रहा है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब हुआ आपको नहीं बता रहा है, आपको बता रहा है जो आपको दिख रहा है, जो आपको विजुअल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स आपको बताया जा रहा है कि L1 के साथ ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, L2 के साथ आपको येलो कलर दिख रहा है, L3 के साथ आपको वायलेट कलर दिख रहा है, और L4 के साथ आपको रेड कलर दिख रहा है। तो उसके साथ आपको बताना है कि लिगेंड का स्ट्रेंथ क्या होगा, यानी L1, L2, L3, L4 में कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्गर होगा, कौन सा लिगेंड वीकर होगा। इसको भी आप लिगेंड के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप अरेंज करोगे, इसको भी आप लिगेंड के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, ठीक है। बच्चों लोग, आपको समझ में आना चाहिए, जो कलर आपको दिखता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर अब्जॉर्ब होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब निकालना पड़ेगा कि कौन सा फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर पता करना पड़ेगा, तो VIBGYOR, ठीक है, विबग्योर। तो आपको ध्यान देना, अगर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, आपको अगर ग्रीन कलर दिखेगा तो उसमें कौन सा लाइट अब्जॉर्ब होगा, तो रेड कलर अब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे जो अब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, रेड होगा, क्या होगा, रेड होगा, ठीक। सिमिलरली
अगर आपको येलो दिख रहा है तो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है जी? तो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री वॉलेट होता है। इस केस में आपको दिखेगा कौन सा कलर, तो आपको यानी आपका कौन सा कलर अब्जॉर्ब होगा, तो वॉलेट कलर अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, यानी आपको येलो अगर दिख रहा है तो वॉलेट कलर क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा सिस्टम में। ठीक, इसके बाद अगर आपको वॉलेट दिख रहा है तो उस केस में आपका येलो कलर अब्जॉर्ब होगा, यानी इस केस में येलो कलर अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अगर आपको रेड कलर दिख रहा है तो उस केस में कौन सा कलर अब्जॉर्ब होगा जी? इसमें ग्रीन कलर अब्जॉर्ब होगा। तो हम क्या किए, जो भी मेरे को कलर दिख रहा था उसको फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब से रिप्लेस कर दिए, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब हो रहा है उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं, उससे हम रिप्लेस कर चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान दोगे आपको पता है इनमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका होगा, तो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होगा वो किसका, वॉलेट का। यानी सबसे स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा L2, फिर होगा किसका, तो वॉलेट के बाद होता है फिर होगा ग्रीन का। तो ग्रीन में कौन सा लिगेंड है, L4 है, फिर है। ठीक है, तो वॉलेट हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रीन के बाद क्या होगा, येलो होगा। ठीक है, येलो के लिए कौन सा लिगेंड है, L3 है। ठीक, और लास्ट में होगा रेड कलर, तो रेड कलर के लिए कौन सा लिगेंड था, L1 था। तो ये होगा लिगेंड का स्ट्रेंथ, ये होगा लिगेंड का स्ट्रेंथ। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको दिया हो रहेगा कि आपका लिगेंड, आपका कॉम्प्लेक्स का कलर क्या है, तो आप उस कलर को चेंज करोगे उसके फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब में चेंज करने के बाद क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर अरेंज कर देंगे लिगेंड के स्ट्रेंथ को। ठीक, इस क्वेश्चन को आपको ऐसा ट्राई करना था। अब इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे से, आप लोग डाउट्स, किसी को भी डाउट्स है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। चलो सर हाँ इप्सिता, सर फिर से थोड़ा समझा देंगे। हाँ समझा दो बच्चों फिर से, ध्यान देना। देखो आप यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कौन सा फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब किया आपको नहीं दिया हुआ था। ठीक है, आपको दिया हुआ था कि कॉम्प्लेक्स का कलर क्या है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं L1 के साथ कलर ग्रीन दिया हुआ है, L2 के साथ कलर येलो दिया हुआ था, L3 के साथ वाइट कलर है और L4 के साथ रेड कलर दिया हुआ है। ठीक है, तो कलर जो आपको दिख रहा है वो दिया हुआ था, लेकिन हमको हमको अगर लिंक करना है तो मेरे को फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी कौन सा अब्जॉर्ब है मेरे को निकालना पड़ेगा। तो आपको समझ में आता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, अगर मान लो कि मेरे को ग्रीन दिख रहा है तो कौन सा लाइट अब्जॉर्ब हुआ होगा, तो ग्रीन का जो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, रेड होता है। जब मेरे को ग्रीन दिखेगा तो रेड हम बता सकते हैं कि रेड फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब हुआ होगा सिस्टम में। सिमिलरली अगर येलो लाइट मेरे को दिख रहा है तो कौन सा फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब होगा, तो मेरे को अब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी होगा वायलेट। ठीक है, अगर मेरे को वायलेट कलर दिख रहा है तो कौन सा फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब होगा, तो अब्जॉर्ब होगा येलो फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब होगा। और मेरे को ग्रीन कलर दिख रहा है, अगर रेड कलर दिख रहा है तो उसमें कौन सा फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब होगा, तो अब्जॉर्ब होगा ग्रीन, अब्जॉर्ब होगा ग्रीन। अब इस अब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आप लिगेंड के स्ट्रेंथ को अरेंज कर सकते हो। ठीक है, इस अब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, तो अब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे हाईएस्ट किसका होगा, वॉलेट होगा। किसके लिए होगा, L2 के लिए। येलो, यस सर, ठीक यस है, सर। फिर क्या होगा, ग्रीन होगा। ठीक है, तो ग्रीन के लिए L4 होगा, और फिर येलो होगा L3, और फिर क्या रेड होगा L1। इसके तरह आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, चलो यस सर। अब ध्यान देना, आपको हम पहले भी समझा चुके हैं कि डी ट्रांजिशन शो करने के लिए आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए मेटल का, D1 से लेकर D9 तक होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन D0 एंड D10 होगा, D0 एंड D10 होगा, उस केस में कलर नहीं शो करेगा, यानी डी ट्रांजिशन के थ्रू कलर नहीं शो करेगा, यानी इस ट्रांजिशन का यूज करके आपका कलर शो नहीं कर पाएगा। कब, जब आपका जो मेटल का कॉन्फ़िगरेशन है वो D0 हो एंड D10 हो, उस केस में कलर नहीं शो करेगा। ठीक, और अगर मान लेते हैं कि अगर मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D0 एंड D10 है और कलर शो कर रहा है, तो उसका रीजन को आप डी ट्रांजिशन नहीं बोलोगे। ठीक है, तो अगर D0 D और D10 केस में अगर कलर शो करता है कॉम्प्लेक्स, तो उसका रीजन हम डी ट्रांजिशन नहीं बोलते हैं, उसका रीजन कुछ और होगा। ठीक है, तो इफ दे शो कलर देन नॉट ड्यू टू डी ट्रांजिशन।
ठीक है, उसका कलर का रीजन कुछ और होगा। बात समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल देख, आपको सामने एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे मान ले MnO4 माइनस है, क्या है? MnO4 माइनस है। MnO4 माइनस यानी परमैनेट का कलर होता है पर्पल। फिर डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7-2, Cr2O7-2। तो जो डाइक्रोमेट आयन होता है उसका कलर होता है ऑरेंज। अब ध्यान देना, इन दोनों केस में जो मेटल पे चार्ज होता है, ध्यान सुनना, Mn पे चार्ज क्या हो, +7 होगा और Cr पे चार्ज +6 होगा। तो इन दोनों का जो तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो दोनों केस में D0 होगा, यानी यहाँ पे D0 होगा और यहाँ पे D0 होगा। तो पॉइंट ये आता है कि दोनों केस में मेटल जो है, मेटल का स्टेट D0 है, यानी मेटल में क्या है, D में इलेक्ट्रॉन 0 है। ठीक है, फिर भी ये कलर क्यों शो कर रहा है, तो उसका रीजन दिया गया, ध्यान सुनना। तो बोला गया कि इन यहाँ जो पर्पल कलर है और यहाँ जो डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर है, इसका रीजन डी ट्रांजिशन तो मत बोलना, इसका रीजन डी ट्रांजिशन नहीं होता है। ठीक है, यानी को बोलेगा इसका कलर का रीजन डी ट्रांजिशन, तो बोला नो, नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आखिर इनके कलर शो करने का रीजन क्या होता है, तो ध्यान देना, इसको कैसा बोला गया समझना ध्यान से इसको। तो MnO4 माइनस का आपका स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ यहाँ पे। MnO4 माइनस में Mn के साथ क्या होता है, 3 डबल बॉन्ड O लिंक होता है और एक सिंगल बॉन्ड O लिंक है जिसपे चार्ज माइनस है। होता क्या है, यहाँ पे एक रेजोनेंस प्रोसेस होता है, यहाँ पे रेजोनेंस प्रोसेस होगा तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे M और O का बॉन्ड टूटेगा और चार्ज नेगेटिव ऊपर जाएगा और यहाँ जो चार्ज पॉजिटिव बनेगा उस पर क्या होगा, उस पर EO माइनस अटैक कर देगा और ऐसा फिगर बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, फिर से यहाँ से O माइनस का चार्ज यहाँ पे जंप करेगा और यहाँ जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है यहाँ जंप कर देगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें रेजोनेंस हो रहा है। अब ध्यान देना, इस रेजोनेंस प्रोसेस में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर रहा है, यानी चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन का जंप होगा तो ध्यान सुनना, इसमें वो क्या रहा है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है जो O पे है, अब जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिगेंड की तरह होता है, ऑक्सीजन लिगेंड की तरह होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, लिगेंड की तरह होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? ध्यान सुनना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर रहा है। अब जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन बॉन्डिंग लेवल। क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग लेवल, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग लेवल। और जो Mn का लेवल होता है वो उसको बोलते हैं बॉन्डिंग लेवल। क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग लेवल। तो यहाँ जो आपका चार्ज नेगेटिव था ऑक्सीजन पे, वो जंप कर रहा है Mn पे, वो जंप कर रहा है Mn पे। ठीक है, वो जंप कर रहा है Mn पे और बॉन्ड बनाएगा और क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक, अब ध्यान देना, तो अगर ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ध्यान समझना आप, ध्यान से, यहाँ पे एनर्जी लेवल का चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम 2 एनर्जी लेवल ड्रॉ किए हुए हैं, एक है नॉन बॉन्डिंग लेवल और एक है बॉन्डिंग लेवल। आपको पता है कि बॉन्डिंग लेवल का एनर्जी क्या होता है, लोअर होता है। तो जो नॉन बॉन्डिंग लेवल होता है वो किससे साथ होता है, तो जो लिगेंड है, जो ऑक्साइड जो O है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन बॉन्डिंग लेवल को, और इसका एनर्जी क्या होता है, इसका एनर्जी हाई होता है। तो इस नॉन बॉन्डिंग लेवल को हम बोल रहे हैं हाई एनर्जी लेवल। ठीक, और जब यहाँ का जो चार्ज है जाएगा मेटल पे तो बॉन्ड बनेगा, तो मेटल के पास होता है बॉन्डिंग लेवल, और मेटल का उसका एनर्जी क्या होता है, लो होता है। तो जो बॉन्डिंग लेवल है उसको बोलते हैं लो एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं, लो एनर्जी लेवल। तब वो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ऑक्साइड से मेटल पे, और फिर क्या हो रहा है, मेटल का जो क्लाउड है, यानी मेटल का जो क्लाउड है वापस क्या हो रहा है, वापस ऑक्साइड पे जंप कर रहा है, यानी ऊपर जंप कर रहा है। ठीक है, यानी हो क्या रहा है कि ऑक्साइड से जंप कर रहा है मेटल पे, तो ऑक्साइड से जंप होगा मेटल के पास, तो ऑक्साइड का लेवल हाई एनर्जी लेवल है और जंप करेगा कहाँ पे, मेटल के पास, तो क्या होगा, लो एनर्जी लेवल पे जंप हो रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल यानी ऑक्साइड से जंप करेगा मेटल पे, तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो जब भी आपका इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीजन से जंप करेगा मेटल पे,
तो बॉन्ड फॉर्म करेगा और एनर्जी क्या हो रिलीज होगा, और जो एनर्जी रिलीज होगा वो मेरे को कलर के फॉर्म में दिखेगा, वो मेरे को कलर के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, यानी आपसे पूछा जाएगा कि MnO4 कलर के शो करता है, तो MnO4 माइनस कलर शो करने का रीजन क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन आपका जंप करेगा ऑक्साइड से लेके मेटल पे, तो ऑक्साइड के लेवल को बोलते हैं लिगेंड, लिगेंड के लिए हम L वर्ड यूज करेंगे, L। तो जब भी आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है L लिगेंड से मेटल पे, तो मेरे को कलर दिखेगा, मेरे को कलर दिखता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं LMCT। इसका फुल फॉर्म होता है लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT स्पेक्ट्रा। तो इस MnO4 माइनस या फिर Cr27 माइनस या फिर CrO4-2, इन सारे कंपाउंड्स का कलर होने का रीजन हो जाएगा ड्यू टू LMCTS, LMCTS लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसको आप ऐसे बोलोगे, यानी यहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होता है, यहाँ पे रीजन होता है ड्यू टू LMCTS। L का मतलब लिगेंड, तो लिगेंड से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा मेटल के पास, तो उसमें एनर्जी का रिलीज होगा जो कि मेरे को कलर के फॉर्म में दिखेगा। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं ड्यू टू LMCTS लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये बात समझना है आपको। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है। एक क्वेश्चन आपका JEE में आ चुका है, एक क्वेश्चन आपका JEE में आ चुका है। क्वेश्चन JEE में था कि MnO4 माइनस का कलर क्या, कलर के पीछे रीजन क्या होता है। तो ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ था। ऑप्शन क्या क्या था, डी ट्रांजिशन दिया हुआ था, LMCT दिया हुआ था, ठीक है, और भी 2-3 ऑप्शन दिया हुआ था। तो आपको ऑप्शन कौन सा टिक करना है, ड्यू टू LMCTS। ठीक है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, चलो आप लोग। इसमें कोई डाउट आप लोग चलो। नहीं, तो आपको समझ में आ चुका है कि MnO4 माइनस का कलर क्यों होता है। MnO4 माइनस, Cr27-2, CrO4 माइनस, तो इन सब में कलर का रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू LMCT। ठीक है, ये ध्यान देना आप। इन सारे केस में क्या है, D0 केस है, सारा केस D0 केस है। इसका मतलब क्या है, इसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर रीजन सब आपको समझा चुका हूँ। इन सब के कलर का रीजन क्या होगा, ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, LMCTS। ठीक है, अब ध्यान देना, जो CFT थ्योरी होता है ना, इसमें CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपका एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया हुआ है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलने का मतलब होता है कि लिगेंड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, लिगेंड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है। तो ध्यान सुनना, ये लिगेंड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया आपके लिए। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब होता है लिगेंड के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करो, लिगेंड के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप अरेंज करो। ठीक है, तो ये लिगेंड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दोगे, एक टॉपिक होता है हम लोग का सेफ्टी के अंदर ही, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। टॉपिक क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो 6 लिगेंड जो केस होता है ना, 6 लिगेंड केस, उसके अंदर ये टॉपिक आता है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब इस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का रीजन समझोगे आप लोग। तो पॉइंट होता है कि जब भी 6 लिगेंड का हम बात करते हैं, तो 6 लिगेंड आपके पास अप्रोच करता है अलोंग द एक्सियल अप्रोच होता है। तो लिगेंड जब अप्रोच करेगा अलोंग द एक्सिस, तो आपको पता है कि इसका शेप को हम क्या बोलते हैं, इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। इसका शेप क्या होता है बच्चों लोग, ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। ठीक है, तो इसका शेप होता है बच्चों लोग ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। अब ध्यान देना,
पॉइंट ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि जब लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो लिगेंड को अगर इक्वल रिपल्सन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो जो साइड्स होता ना, जो ऑक्टाहेड्रल का साइड्स होगा वो सारा सेम नहीं होगा। तो अगर मान लेते हैं कि अगर ऑल साइड्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल आर नॉट इक्वल, ठीक है, अगर ऑक्टाहेड्रल फिगर का सारा साइड इक्वल नहीं होगा, अगर लिगेंड जो होता है उसको अनइक्वल रिपल्सन मिलेगा, अगर लिगेंड्स को अगर सेम रिपल्सन नहीं मिलेगा, आपके ऑक्टाहेड्रल फिगर का सारा साइड इक्वल नहीं होगा, सारा साइड इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो पॉइंट ये आता है कि आपके ऑक्टाहेड्रल फिगर का सारा साइड इक्वल नहीं होगा, कब? जब आपका लिगेंड अनइक्वल रिपल्सन फेस करेगा। अब पॉइंट है कि लिगेंड अनइक्वल रिपल्सन कब फेल करेगा, लिगेंड अनइक्वल रिपल्सन कब फील करता है, तो बोला गया है कि जब आपका डी ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फील्ड हो, ठीक है। तो जब आपका डी ऑर्बिटल अगर अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा, उस केस में आपका जो लिगेंड्स है उसको अनइक्वल रिपल्सन फील होगा, और अगर अनइक्वल रिपल्सन फील होगा इसका मतलब क्या होगा, उसका सारा साइड सेम नहीं होगा, सारा साइड्स क्या होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। ध्यान देना, जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें उसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक होता है ईजी, एक होता है T2G लेवल, एक होता है ईजी लेवल, एक होता है T2G लेवल, ठीक है। तो पॉइंट समझना कि अगर T2G का, ध्यान देना, लिगेंड जो अप्रोच करता है आपका जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है, ध्यान समझो किसी को, लिगेंड अप्रोच करता है 6 लिगेंड में अलोंग द एक्सिस पे, और आपको पता है कि अलोंग द एक्सिस पे कौन सा डी ऑर्बिटल होता है, तो डी एक्स को वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये होता है आपका एक्सियल ऑर्बिटल होता है, यानी एक्सिस पे लाई करता है, और इसी को हम बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल, ठीक है। तो बोला गया है कि अगर आपका अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगा डी ऑर्बिटल का, तो उसमें T2G भी हो सकता है, ईजी भी हो सकता है। तो चूंकि आपका जो लिगेंड एक्सियल डी ऑर्बिटल यानी ईजी जो ऑर्बिटल है उसके साथ डायरेक्टली कोलाइड करता है, यानी आपका लिगेंड और जो ऑर्बिटल का डायरेक्शन किससे मैच करेगा, तो जो एक्सियल डी ऑर्बिटल होता है यानी डी एक्स वाई स्क्वायर जो होता है एंड डी जेड स्क्वायर होता है, उसके साथ लिगेंड क्या होता है, डायरेक्टली मर्ज करता है, ठीक है। तो वहां पे अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगा तो उसमें डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इवन अगर T2G में भी क्या होगा, अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगा तो भी डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होगा, बट यहाँ का डिस्टॉर्शन थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि आपका जो T2G का जो डी ऑर्बिटल है वो आपके एक्सिस के बीच में रहता है, ठीक है। तो एक्सिस के बीच में होगा तो लिगेंड से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, तो यहाँ का जो अनसिमेट्रिकल फीलिंग है उसका इम्पैक्ट होगा, बट इम्पैक्ट कम होता है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट कम होता है, ठीक है। मिनिमम बोलेंगे या तो बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट, बट जो आपका ईजी सेट है यानी डी स्क्वायर स्क्वायर होगा या फिर डी जेड स्क्वायर होगा, इसका अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगा तो उसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है। अब गौर करना कि ईजी सेट का यानी आपका जो ईजी सेट है उसका अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगा तो क्या होगा, ध्यान समझना इस चीज को। तो आपका ईजी में दो ऑर्बिटल होता है जी, ईजी में दो ऑर्बिटल कौन सा होता है, एक होता है डी एक्स वाई स्क्वायर, एक होता है डी जेड स्क्वायर। तो अगर हमें जूम करते हैं कि डी एस को वाई स्क्वायर का डेंसिटी अगर डी जेड स्क्वायर से क्या हो, डी एस वाई स्क्वायर का डेंसिटी अगर डी जेड स्क्वायर से क्या हो, ज्यादा हो, तो उसमें क्या होगा, तो ध्यान देना। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस है और आपका जो डी एस वाई स्क्वायर होता है आपके एक्स वाई एक्सिस के पे लाई करता है, और एक होता है डी जेड स्क्वायर जेड के लॉन्ग होगा, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि डी एस को वाई स्क्वायर का डेंसिटी अगर डी जेड स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो अल्टीमेटली होगा कि एक्स वाई के डायरेक्शन में रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे लिगेंड क्या होगा, यहाँ पे लिगेंड दूर रहेगा, और जेड के लॉन्ग क्या होगा, लिगेंड पास आ जाएगा। इसके लिए बोला गया है कि 4 लिगेंड का लेंथ को अगर कांस्टेंट रखोगे तो 2 लिगेंड जो जेड के लॉन्ग आ रहा है उसका लेंथ क्या होगा, पास आ जाएगा। इसको बोलते हैं लोग टेट्रागोनल कंपरेशन, क्या बोलते हैं चलो, टेट्रागोनल कंपरेशन, यानी
जब भी डेंसिटी डी स्क्वायर वाई स्क्वायर में ज़्यादा हो डी जेड स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है, 4 लिगेंड के रिस्पेक्ट में 2 लिगेंड क्या हो, काफ़ी पास आ जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग टेट्रागोनल कंपरेशन। और अगर मान लेते हैं डी जेड स्क्वायर का डेंसिटी ज़्यादा होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो उसके केस में बोलेंगे कि डी जेड स्क्वायर के एलोंग रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो वहाँ का लिगेंड क्या होगा, दूर चला जाएगा, वहाँ का लिगेंड क्या होगा, दूर चला जाएगा। तो यहाँ का लिगेंड क्या होगा, उस केस में क्या होगा, दूर रह जाएगा, और बाकी जो 4 लिगेंड है पास आ जाएगा। तो 4 लिगेंड को अगर फोकस कर देखोगे तो इस 4 लिगेंड के रिस्पेक्ट में बाकी जो 2 लिगेंड दूर चला गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग टेट्रागोनल इलोंगेशन। क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल इलोंगेशन। ठीक है, अब कब ये ऑकर करेगा ये हम बता नहीं पाएंगे, ये ऑब्जर्वेशन करके देखना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं दो आपके ऑक्टाहेड्रल में से, यानी ऑक्टाहेड्रल फिगर में अगर 2 साइड का लेंथ बड़ा है बाकी 4 के रिस्पेक्ट में, उसका मतलब आप बोलोगे कि इसमें टेट्रागोनल इलोंगेशन हुआ है। ठीक है, और मान लेते हैं कि 4, ठीक है, तो टेट्रागोनल इलोंगेशन कब बोलेंगे हम लोग, तो जब 2 साइड का लेंथ अगर ज़्यादा दिखेगा 4 के रिस्पेक्ट में, तो बोलेंगे इलोंगेशन हुआ है, और 2 साइड का लेंथ अगर छोटा दिखेगा बाकी 4 के रिस्पेक्ट में, तो बोलेंगे यहाँ पे कॉम्प्रेशन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, कॉम्प्रेशन हुआ है। ठीक है, लेकिन कब क्या होगा हम डायरेक्टली क्वेश्चन देख के नहीं बता सकते, हमको यहाँ पे डाटा देगा तभी हम बता पाएंगे। ठीक है, बिना डेटा को हम इसका हम आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब ध्यान दोगे, तो अब ध्यान देना, ईजी ऑर्बिटल का अनसिमेट्रिकल फीलिंग कब को पॉसिबल है, ईजी ऑर्बिटल का अनसिमेट्रिकल फीलिंग कब को पॉसिबल है, ध्यान देना, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है, आपका फीलिंग कैसा होता है, आपका फीलिंग ऐसा होगा 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, अभी तक T2 लेवल फिलअप हुआ है, अब ईजी लेवल फिलअप होगा 7। अब देखो 7 में क्या है, आपका ईजी लेवल अनसिमेट्रिकल फील हुआ, तो D7 केस में आपका अनसिमेट्रिकल फीलिंग हो रहा है आपका। ठीक है, D8 में क्या फिगर्स आपका फीलिंग फिर से सिमेट्रिकल होगा, D9 में फिर से क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में D7 और D9 में ऐसा 2 केस है जहां पे फीलिंग क्या हो रहा है, अनसिमेट्रिकल हो रहा है, जहां फीलिंग क्या हो रहा है, अनसिमेट्रिकल हो रहा है, किसका, ईजी लेवल का। ठीक है, सिमिलरली अगर वीक लिगेंड रहेगा, ध्यान देना वीक लिगेंड में कैसे फिलअप होता है, तो T2G है, ऊपर क्या है, ईजी लेवल है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ध्यान ना, जो D4 केस है, D4 केस में ऊपर अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, आपकी ईजी का अनसिमेट्रिकल फीलिंग है D4 केस में। ठीक है, फिर 5 में फिर सिमेट्रिकल होगा, फिर 6 7 8 9, तो ये 9 केस में फिर से क्या है, आपका ईजी लेवल में, ईजी मतलब ऊपर वाले लेवल में फिर से क्या है, अनसिमेट्रिकल फीलिंग हो रहा है। ठीक है, फिर हो रहा है 10। तो ध्यान ना, अगर वीक लिगेंड रहेगा तो आपका D4 D9 केस में ईजी क्या है, अनसिमेट्रिकल फील हो रहा है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्डिंग रहेगा तो D7 एंड D9 केस में आपका अनसिमेट्रिकल फीलिंग हो रहा है, किसका, ईजी लेवल का। तो जब भी अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगा तो उस केस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का बात करो, हमको दिखेगा। तो ये जो ये टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आपका अनसिमेट्रिकल फीलिंग रहेगा डी ऑर्बिटल में, तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा आपको, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को दिखने वाला है। ठीक है, यानी आपका जो ऑक्टाहेड्रल का जो साइड्स है वो अनइक्वल आपको दिखेगा। तो ध्यान देना, नॉर्मली क्या होता है ना कि ईजी लेवल के कारण ही ये मेनली प्रोड्यूस होता है, ईजी लेवल का जो अनसिमेट्रिकल फीलिंग होता है उसके कारण ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, T2G लेवल में भी अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगा तो भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ध्यान देना, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो कब कब आपका अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगा, तो D1 D2 ये दोनों अनसिमेट्रिकल है, D3 सिमेट्रिकल हुआ। तो सिमेट्रिकल केस हम बता दे रहे हैं आपको, सिमेट्रिकल केस कौन कौन है, सिमेट्रिकल केस आपको दिख रहा होगा, D3 केस सिमेट्रिकल होगा, फिर D4 D5 D6 D6 सिमेट्रिकल होगा, D7 D8 D8 सिमेट्रिकल होगा। ठीक है,
D9 D10, D10 सिमेट्रिकल है। इन सारे केस ये सिमेट्रिकल फिलिंग है, इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा, इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा। बाकी में डिस्टॉर्शन पॉसिबल है, बाकी में डिस्टॉर्शन पॉसिबल है। अगर ईजी में, ईजी लेवल कब अनसिमेट्रिकल फिल होता है स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड में? D7 D9, इसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है। लेकिन T2G में भी अगर अनसिमेट्रिकल फिलिंग हुआ तब भी कहीं ना कहीं स्मॉल अमाउंट में डिस्टॉर्शन होता है, स्मॉल अमाउंट में डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो सिमेट्रिकल फिलिंग कब कब होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड में? D3 D6 D8 D10 में, इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ईजी लेवल में अनसिमेट्रिकल फिलिंग कब कब होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड में? D7 D9 केस में, इसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं वीक फील्ड लिगेंड का, तो वीक फील्ड लिगेंड में पता है आपको फिलिंग कैसे करना है जी। तो D1 D2 D3, तो वीक फील्ड लिगेंड में सिमेट्रिकल फिलिंग कब कब होगा? वीक फील्ड में सिमेट्रिकल फिलिंग होगा D3 में, D4 D5 में, D6 D7 D8 D8 में, D9 D10, इन सब में सिमेट्रिकल फिलिंग है, यानी इन सब में डिस्टॉर्शन नहीं होगा। और वीक फील्ड लिगेंड में जो ईजी होता है, ईजी लेवल अनसिमेट्रिकल फिल कब होगा? तो बोला गया D4 केस एंड D9 केस में। तो इस केस में डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा। बाकी केस में भी जो अनसिमेट्रिकल फिलिंग है, जैसे मान ले D6 हो गया, इन सब में भी क्या होगा आपका, कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन होगा। डिस्टॉर्शन होगा मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करता है, बट ज़्यादा प्रोमिनेंट कब होगा? जब आपका आपका जो ईजी लेवल है वो अनसिमेट्रिकली फिल हो। ठीक है, ये ध्यान देना। ये रहेगा आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये टॉपिक आपके बोर्ड्स में नहीं है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक आपके कॉम्पिटिशन में भी आने का चांस बहुत कम है। ये बस नीट में एक बार पूछा हुआ है, नीट 2016 में क्वेश्चन इस पे आया हुआ है। ठीक है, बाकी कभी पूछा नहीं हुआ है। तो टॉपिक का इंपॉर्टेंस बहुत कम है, लेकिन इसको चूंकि आ चुका है तो हम लोग को सिलेबस में कवर करना था, तो कवर हो चुका है आपके लिए टॉपिक। ठीक है, इसमें कोई डाउट इस टॉपिक में तो पूछा तो चलो। नहीं, ठीक है, सर आज के क्लास के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लोग फटाफट जो 4 लिगेंड केसेस को कवर करेंगे और हम लोग आगे मूव कर जाएंगे आइसोमेरिज्म पे। तो आइसोमेरिज्म चूंकि न्यू टॉपिक रहेगा तो उसको आप लोग अच्छे से करना है, और आइसोमेरिज्म टॉपिक रहेगा तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास यहीं पे रोकते हैं बच्चों लोग। थैंक यू सर।